आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 का ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। जल्द ही हम लोग का पेपर 1 अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का चैप्टर एक और चैप्टर बाकी है और उसके बाद हम लोग पेपर 2 चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग पेपर 1 में चैप्टर 12 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और गुप्त वंश के बारे में यहाँ तक राजा तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक, समुद्रगुप्त तक पढ़ लिए थे, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। देखिए इस वंश में बहुत सारे राजा हुए, ध्यान रखिएगा, ये इस वंश में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन 3 राजा सबसे प्रमुख है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और एक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या वो किया था, कैसे किया था। देखिए अब समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बनने वाला था, आपको पता है कि राज प्रणाली में ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होता है शासक वही बनेगा, मतलब बड़ा पुत्र, राजा का जो बड़ा पुत्र होता है शासक वही बनेगा, लेकिन उसके लिए उसको योग्य भी तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, समुद्रगुप्त के बाद राजा बना रामगुप्त। कौन बना? रामगुप्त राजा बना। लेकिन समुद्रगुप्त के जितना योग्य नहीं था और इतना ये कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर था। ध्यान रखिएगा, आपके पास समुद्रगुप्त की विशाल सेना इसके हाथों में तो पहुंच गया, क्योंकि ये राजा बन गया। समुद्रगुप्त के बाद ये क्या बन गया? राजा बन गया। समुद्रगुप्त की विशाल जो सेना थी वो इसके हाथों में पहुंच गई, मंत्री परिषद सब कुछ पहुंच गया, लेकिन राजा था कमजोर। देखिए आप कितनी भी बड़ी सेना लेकर युद्ध भूमि में उतर जाए, अगर राजा कमजोर होगा, राजा के अंदर साहस नहीं होगा, तो युद्ध बिल्कुल हार जाएंगे। अगर सेना छोटी भी हो और राजा के अंदर साहस है, तो उस सेना के अंदर साहस भरने की क्षमता रखता है, तो वो युद्ध जीत जाते हैं, क्योंकि मेन होता है सेनापति। इसीलिए तो जब जीतते हैं तो सेनापति का नाम होता है और हारते हैं तो सेनापति का नाम होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्योंकि साहस भरने का काम और उनको डायरेक्शन देने का काम सब कौन करता है? सेनापति। आपको पता है कि पहले राजा ही सेनापति हो जाते थे। अगर कोई बड़ा युद्ध लड़ना है तो वहां पर सेनापति की भूमिका में राजा ही होते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक आपको शकों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, शकों के बारे में कि शक भारत में एंट्री किए और अभी तक शक भारत में मौजूद है। जब तक ये गुप्त वंश है अभी तक मौजूद है। अब देखिएगा, कहा जाता है ना कि जब गीदड़ की मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। तो देखिएगा अब शकों का अब अंत होने वाला, अब इससे इनसे टकराएंगे, किससे? गुप्त वंश से टकराएंगे और उनका अंत हो जाएगा। जब शीशा को टूटना रहता है ना तो पत्थर से जाकर टकरा जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अब आकर टकराएंगे गुप्त वंश। अब क्या हुआ, रामगुप्त को देखे कि कमजोर शासक है, और ये जो शक शासक थे ये सिर्फ बस एक ही जगह पर अब बचे हुए थे, उज्जैन में, जिसको उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर उज्जैनी में बचे हुए थे, वहां का राजा था रुद्र सिंह तृतीय, ध्यान रखिएगा। वहां का राजा कौन था? शकों का राजा था रुद्र सिंह तृतीय। देखिए यहाँ पर नाम भी लिखे हैं, रुद्र सिंह तृतीय ये राजा था। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि गुप्त साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर गया, ये तो बहुत कमजोर राजा है। तो इसने सोचा कि हम ये रामगुप्त को तो ऐसे ही हरा देंगे, हरा कर इसका सारा जो साम्राज्य है वो अपने में मिला लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य तो है ही, तो संभाल पाएगा नहीं। तो रुद्र सिंह तृतीय, और भी इसके मन में बहुत सारे विचार अभी चल रहे थे, तो रुद्र सिंह तृतीय ने क्या किया, ये रुद्र सिंह तृतीय और रामगुप्त दोनों के बीच हो गया युद्ध। इसने युद्ध का आह्वान कर दिया, रुद्र सिंह तृतीय। तो रामगुप्त भी अपनी सेना लेकर उतर गया, और सेना लेकर उतर गया तो आपको क्या लगता है ये जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं, हार गया। युद्ध भूमि में ही क्या हुआ, हार गया। और हारने के बाद सबसे पहला इसने शर्त रखा, रुद्र सिंह तृतीय ने, इसकी एक और बात समझिए, रामगुप्त की शादी हो चुकी थी, इसका पत्नी का नाम था ध्रुवा देवी, और ध्रुवा देवी को ये पहले भी देख चुका था। कौन देखा था? रुद्र सिंह तृतीय ध्रुवा देवी के बारे में सुन चुका था। तो सबसे पहला रुद्र सिंह तृतीय तो जीत गया रामगुप्त से, तो सबसे पहला शर्त रखा कि तुम अपनी पत्नी को भेजो हमारे पास। किसके पास? हमारे पास। ये किसने? रुद्र सिंह तृतीय ने ये शर्त रखा रामगुप्त के सामने कि अपनी पत्नी को भेजो हमारे पास। और रामगुप्त भी क्या हुआ, ये तो पहले से ही था एकदम डरने वाला, और वैसे भी कमजोर शासक था, ये मान गया कि ठीक है हम अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज देंगे। जब इतना बात सुना, कौन सुना? रामगुप्त का जो छोटा भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इसने कहा कि ये तो आप युद्ध हारे हैं, एगो आप युद्ध हारे हैं, और उसके बाद अपनी पत्नी को इस आदमी को देने की बात कर रहे हैं। इसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि इनका तो काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा राजा रहना नहीं चाहिए राज्य में। लेकिन इसने पहले सोचा कि इसको निपटाने से पहले इसको निपटाया जाए। रुद्र सिंह तृतीय अभी जीता हुआ है ना, अब ये जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया,
ये तो रामगुप्त मान गया था, तो अब ध्रुवा देवी को अब यहाँ से लेकर जाना था, कहाँ से, यहीं से, और रामगुप्त का जो महल था वहाँ से लेकर जाना था। तब तक पहुँचा चंद्रगुप्त द्वितीय, और ध्रुवा देवी के बदले ये खुद ये बैठा उसमें, कहाँ पर बैठा, पालकी, पहले ले जाने के लिए पालकी होती थी, तो ध्रुवा देवी को लेकर जाना था यहाँ से। रामगुप्त ने ये दे दिया था आज्ञा कि तुम लोगों को वहाँ से सैनिकों को कि ध्रुवा देवी को लेकर आओ, कहाँ से, वहीं से महल में से लेकर आओ। तब तक ये चंद्रगुप्त द्वितीय पहुंचा और ध्रुवा देवी कहा कि आप नहीं जाएंगी, हम जाएंगे। वो बैठा उस अंदर, जो पालकी होता है, वो लेकर जाने वाला जो होता है उसको पालकी बोलते हैं, ऐसा होता है। आपने देखा भी होगा कि राजा की जो पत्नियां थी पहले ऐसे पालकी में ही जाती थी, तो पालकी ने इधर लोग लगे हुए रहते हैं, इधर लोग लगे हुए रहते, तो बैठना था ध्रुवा देवी को। चंद्रगुप्त द्वितीय वहां पर एंट्री करता है, कहता है कि हम बैठेंगे, बैठ गया ये, और दोनों तरफ से पालकी ढका हुआ रहता है, किसी को पता थोड़े चल रहा है कि अंदर कौन बैठा है। और ये अंदर कहाँ पर, ये और एक बात समझिए, जब युद्ध भूमि में हराया गया तो वहीं पर टेंट लगाकर, ये रुद्र सिंह तृतीय टेंट लगाकर इंतजार कर रहा था अब उधर से ध्रुवा देवी को सभी की इधर से लेकर आएंगे। कहाँ पर, युद्ध भूमि, मान लीजिए यहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो आपको पता है युद्ध भूमि में क्या होता था कि दोनों तरफ के राजा ये सब सैनिक वैनिक जाते थे, तो युद्ध भूमि के इधर साइड में सभी लोग टेंट लगा कर आते थे कि मान लीजिए कोई घायल हो गया तो इस टेंट में लेकर आया जाए, उसका इलाज किया जाए। इधर टेंट लगाते, इधर राजा एक तरफ टेंट लगाते थे, दूसरा राजा इधर टेंट लगाकर अपने रहते थे। तो इधर रुद्र सिंह तृतीय टेंट लगा करता कि राजा है, तो टेंट लगाकर एकदम अब तो युद्ध शांत हो गया था, एकदम युद्ध बढ़िया से एकदम शांत हो गया था, इंतजार कर रहा था कब ध्रुवा देवी आएगी। तो ये पहुंचे पालकी लेकर, ये जो यहाँ सैनिक थे वो पालकी लेकर पहुंचे, और अंदर कौन बैठा हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ये बैठा हुआ था अंदर। और इस पालकी को अंदर एकदम लेकर जाया गया, किसके पास, राजा के पास, राजा के पास पालकी को एकदम अंदर एकदम टेंट के एकदम अंदर। वहां पर सिर्फ राजा था, कौन था राजा, रुद्र सिंह तृतीय था, और सभी सैनिकों को कहा कि तुम लोग अब जाओ, पालकी रखकर और तुम लोग जाओ। अब रुद्र सिंह तृतीय को ये नहीं पता था कि अंदर पालकी के अंदर कौन है, और एकदम बढ़िया से हथियार लेकर बैठा हुआ था, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे ही उसने पालकी कैसे ऊपर वाला उठाया, कौन उठाया, चंद्रगुप्त, ये रुद्र सिंह तृतीय उठाया पालकी को। हाँ, अब ध्रुवा देवी बाहर निकलेगी, तो ध्रुवा देवी के बदले बाहर कौन निकल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और वहीं पर काम खत्म कर दिया। इन्हीं के जो यहाँ पर टेंट लगाया हुआ था रहने के लिए, उसी में काम खत्म कर दिया रुद्र सिंह तृतीय का। जब इतना पता चला कि राजा को अब कोई राजा को मारेगा, तो पता अंदर चलेगा, आवाज आएगा ही अंदर से। जब सैनिक पहुंचे तो देखे कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ रुद्र सिंह तृतीय का काम खत्म कर दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा नहीं, अपने सैनिकों को भी बाहर तैयार रखा था कि जैसे ही यहाँ पर हमला हो और पूरा आवाज आए, तुम लोग भी इधर टूट पड़ना, क्या करना, इस पूरा सेना पर टूट पड़ना। तो बस जैसे ही आवाज आए, इधर सब सारे सैनिक, इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के सारे सैनिक इधर से टूट पड़े, इधर सब पर, और हुआ जबरदस्त युद्ध यहीं पर, क्योंकि राजा का काम खत्म हो गया था। तो सैनिक डरे भागने लगे, इसके सैनिक डर से ही कि राजा को जब मार दिया तो हमको भी मार देगा, सैनिक में भगदड़ मच गया और सैनिक यहाँ से भाग गए। और यहाँ युद्ध कौन फाइनली जीत गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे ही यहाँ युद्ध जीता, तब तक रामगुप्त भी यही था, इसी के सेना में था, यहीं पर रामगुप्त, इनका वहीं पर काम खत्म कर दिया इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका काम वहीं पर खत्म कर दिया कि ऐसे राजा होने ही नहीं चाहिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ये भी पता था कि अगर हम दरबार में फिर दोबारा पहुंचेंगे तो फिर यही राजा बनेगा, और फिर यही राजा बनेगा, फिर कोई ऐसी हरकत करेगा, बस हम लोग हारेंगे, फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा किसी राजाओं को। तो रामगुप्त का काम खत्म किया, पहले रुद्र सिंह तृतीय का काम खत्म किया, फिर रामगुप्त का काम खत्म किया, और उधर से लौटा अपने वापस अपने राजधानी में। राजधानी उस समय पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। राजधानी में लौटते ही एकदम भव्य स्वागत किया गया इसका, क्योंकि पहली बात की तो ये युद्ध जीता है, और दूसरी बात ध्रुवा देवी को बचाया है, क्योंकि ध्रुवा देवी अगर ये नहीं जाता तो ध्रुवा देवी को भेजा जाता और पूरा इसका राज्य भी तहस नहस हो जाता। पहले ध्रुवा देवी को इसने मांगा था, किसने, रुद्र सिंह तृतीय ने, फिर इसका राज्य मांगता, फिर कुछ और मांगता, ये सब कुछ मांगता, फिर सेना का सब कमा, मतलब सब कुछ मांगने लगता। तो ये सब बचाया था। तो इसी कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय एकदम बढ़िया से स्वागत हुआ राजधानी में, और इसका राज्याभिषेक करवाया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि रामगुप्त का काम खत्म हो गया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन गया, और राजा बनने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, पराक्रम, ध्यान रखिएगा, पराक्रम का सूर्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, रुद्र सिंह तृतीय को हराया। और रुद्र सिंह तृतीय का जो क्षेत्र था उज्जैनी, ध्यान रखिएगा, रुद्र सिंह तृतीय का क्षेत्र उस समय कौन था, उज्जैनी था, ध्यान रखिएगा। तो उज्जैनी भी किसके कंट्रोल में आ गया, अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय कंट्रोल में आ गया। और पहली राजधानी इसकी कहाँ थी,
पहली राजधानी जो थी, राजधानी ध्यान रखिएगा, राजधानी पहली राजधानी थी तो वो तो पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र। और द्वितीय जो राजधानी बनाया इसने, अब रुद्र सिंह तृतीय का काम खत्म हो गया तो इसकी क्षेत्र भी इसी के कंट्रोल में आ गया। द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया, ध्यान रखिएगा द्वितीय राजधानी कहाँ बनाया इसने, उज्जैन को बनाया। और यहीं से शकों का काम खत्म हो गया। और शकों को नाश करने वाला किसको माना जाता है, शकों को समाप्त करने वाला किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और यहीं से पूरी तरह से शकों का नाश हो गया, ध्यान रखिएगा पूरी तरह से शकों को खत्म कर दिया। उसके बाद इसने चांदी के सिक्के चलवाए, मालवा वाला क्षेत्र में इसने चांदी के सिक्के चलवाए। अभी तक कहानी आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ है। और उसके बाद ध्रुवा देवी से शादी कौन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवा देवी से शादी कर लिया। अब ध्रुवा देवी से शादी करने के बाद इसने, अब इसके सामने बहुत सारी और चुनौतियां आएंगी, ध्यान रखिएगा बहुत सारी और भी चुनौतियां आएंगी। अब चुनौती क्या थी, ये तो पहले राजा बन गया, राजा बनने के बाद इसने, रामगुप्त ने बहुत सारा उल्टा पुल्टा काम कर दिया था। कुछ ही समय ये राजा रहा तो बहुत सारे उल्टा पुल्टा काम कर दिया था और बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र हो गए थे। और बंगाल वाले क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इधर से यहां पर देखिए मैप बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। बंगाल वाले क्षेत्र में जो नाग शासक थे, कौन सा शासक थे, नाग शासक, उनका नाम ही था नाग वंश के शासक, ध्यान रखिएगा। वो बहुत परेशान कर रहे थे। इधर बंगाल वाले क्षेत्र में जो नाग वंश के शासक थे ये बहुत परेशान कर रहे थे, ये परेशान कर रहे थे। तो इसने भी, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त था, इससे पहले ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहला नीति वैवाहिक संबंध स्थापित करना किया था। क्योंकि इसने जो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इसने क्या किया था, शादी किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, शादी किया था। समुद्रगुप्त ने भी कई विदेशों में कई राजकुमारियों से इसने भी शादी किया था, समुद्रगुप्त ने, ध्यान रखिएगा इसने भी बहुत सारी शादियां किया था। उसके बाद तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी सोचा कि जब हमारा इतिहास, हमारे पहले वाले पूर्वज भी इतने शादी कर रहे तो हम शादी से क्यों पीछे हटे। तो पहला शादी तो ध्रुवा देवी से किया, पहला शादी क्या किससे किया, ध्रुवा देवी को बचाया था तो इससे शादी किया। उसके बाद इधर बंगाल वाले क्षेत्र में नाग शासक परेशान कर रहे थे तो क्या किया उसने, नाग शासक तो जो कुबेर नागा, ध्यान रखिएगा नाग राजकुमारी। अब नाग का मतलब ये मत समझिएगा सांप मत समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा नाग का मतलब सांप मत समझ लीजिएगा। नाग वो उनका नाम था नाग, ध्यान रखिएगा नागवंश। तो कुबेर नागा कहाँ, वैवाहिक, यहाँ पर लिख देते हैं वैवाहिक संबंध। तो सबसे पहले इसने यहाँ ध्रुवा देवी शादी किया कुबेर नागा, नाग राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, शादी किया। बंगाल वाला क्षेत्र भी इसी कंट्रोल में, अब कोई परेशानी नहीं कर रहे थे क्योंकि जब रिश्तेदार बन गए तो परेशान कौन करेगा, कोई नहीं परेशान कर रहा था। और एक बात, इसके समय जो न्याय प्रणाली, इसने कहा कि जबरदस्त एकदम न्याय प्रणाली होना चाहिए। इसके समय में एकदम बहुत बढ़िया न्याय प्रणाली था। न्याय प्रणाली इतना बढ़िया था कि जब ये फरिहान इसके समय आया था भारत घूमने के लिए, चीनी यात्री थे, इसके बारे में भी बताएंगे। जब ये भारत आया ना तो ये अपने जो पुस्तक लिखा उसमें वर्णन किया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने घरों में ताले नहीं लगाते, यहाँ पर चोरियाँ नहीं होती है। समझिए चोरी नहीं हो रहा है, मतलब कितना जबरदस्त न्याय व्यवस्था होगा कि चोरी नहीं। और बहुत तरह के अलग अलग प्रशासनिक इकाइयाँ थी, ध्यान रखिएगा बहुत तरह की। देखिए यहाँ प्रशासनिक इकाइयाँ में देखिएगा बहुत तरह की प्रशासनिक इकाई हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, तो न्याय प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित थी, ध्यान रखिए बहुत ही बेहतरीन इसकी न्याय प्रणाली थी। इसके साक्ष्य थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से साक्ष्य इसके बारे में मिले हैं। उदयगिरी की गुफाओं से इसके बारे में बहुत बढ़िया साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद मेहरौली लौह स्तंभ पर भी इसका नाम मिलता है। मेहरौली लौह स्तंभ कौन है, कुतुब मीनार के, दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में एक लौह स्तंभ आपको दिखेगा, उस पर इसका नाम है, किसका नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम भी उस पर देखने के लिए आपको मिलेगा। मेहरौली लौह स्तंभ आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उस पर देखेंगे ना तो यहाँ पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा इसके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, प्रशासनिक इकाई कैसी थी। अब तो वैवाहिक संबंध नहीं बना रहा था और अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा संचालन करना था ना, अपने दरबार में भी बहुत ज़्यादा सारे मंत्रियों को रखना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इसके थोड़े प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले महाबलाधिकृत, ध्यान रखिएगा महाबलाधिकृत का मतलब यहाँ से बल इसमें है ना, बल शब्द है तो ये ऐसे याद रख लीजिएगा इसको कि ये सेनापति है। कौन है, सेनापति। ये कौन था,
सेनापति, सेनापति को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। महाबलाधिकृत कहा जाता था सेनापति को। अगला, संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिक किसको कहा जाता था? वो संधि विग्राहिक उसको पद पर रखा जाता। संधि विग्राहिक एगो पद होता था, ध्यान रखिएगा। इस पद का नाम क्या रखा गया था? संधि विग्राहिक। अब वो होता था युद्ध और शांति का मंत्री कहा जाता था इसको, युद्ध और शांति का मंत्री, युद्ध और शांति का मंत्री। आप कहेंगे ये कैसा पद है? किससे युद्ध करना है और कब उससे युद्ध विराम की घोषणा करना है कि हाँ अब युद्ध नहीं होगा। किससे युद्ध करना है? राजा को यही सूचना देता है कि अब ये ज़्यादा ये अत कर रहा है, इससे युद्ध करना चाहिए। कौन? ये मंत्री राजा को सलाह देता था कि देखिए ये बगल वाला पड़ोसी राज्य है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अब इससे युद्ध करना होगा, तो उससे युद्ध होता था। अगर राजा सहमत हो तो उससे युद्ध होता था, ध्यान रखिएगा। यही संधि विग्राहक। रण भंडागारिक कौन था? ध्यान रखिएगा। रण, रण का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, रण युद्ध से संबंधित है। ये जो अस्त्र शस्त्र का जो अधिकारी होता था, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र का जो अधिकारी होता था, अस्त्र शस्त्र का अधिकारी अधिकारी समझ लीजिए, हथियारों का भी अधिकारी इसको कह सकते हैं। कौन सा हथियार सेना में रखने हैं, कौन सा हथियार नहीं रखने हैं, और किस तरह को किसको प्रशिक्षण देना है, कौन सा सिखाने वाले गुरु होंगे उनको, किसको मतलब सेना का मुख्य होगा जो सिखाएगा सेना को कि हाँ ऐसे ऐसे युद्ध लड़ना है, कैसे रणनीति होगा, ये सब की जिम्मेवारी रण भंडागारिक को होती थी, ध्यान रखिएगा। अगला, कुमारामात्य, ये सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन? कोई प्रांत के बड़े अधिकारी, जैसे एगो प्रांत हो गया, उसके बड़े जो अधिकारी होते थे, ये कैसे प्रांत को संचालित किया जाएगा, क्या क्या यहाँ पर कमियां हैं और क्या क्या होनी चाहिए, ये सब व्यवस्थित ढंग से था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूतक यानी संदेशवाहक, संदेशवाहक, और ये वो वाले संदेशवाहक नहीं थे जो घोड़ा लेकर और उस पर जाकर संदेश राजा को पहुंचाते थे। ये ऐसे संदेशवाहक थे कि मतलब इनकी थोड़ी गरिमा थी, इनकी थोड़ा सा ऐसे इज्जत होता था कि बगल वाला अगर जगह पर जाए, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में जाते थे, ध्यान रखिएगा। एक अधिकारी के कुछ इनके साथ सैनिक जाते थे, ये अधिकारी के रूप में संदेश लेकर जाते थे किसी भी राजा के पास, और उसका भी दूसरे का संदेश लेकर आते थे। ये दूतक का काम था। महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश होते थे, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका के मुख्य जो न्यायाधीश होते थे, मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर न्यायाधीश सही लिख, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश होते थे। अब यहाँ पर इतना तो समझ लिए। अब यहाँ पर इनके देखिए, इनके दरबार में नवरत्न भी थे। आप आगे पढ़ेंगे कि अकबर के दरबार में नवरत्न, सभी लोग अभी तक यही जानते थे कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, लेकिन इनके दरबार में भी नवरत्न थे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ना गुप्त काल को प्राचीन भारत का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है, कि एकदम स्वर्णिम युग इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वान तो थे ही, धार्मिक क्षेत्रों में भारत की बहुत ज़्यादा वृद्धि विकास इस समय हुआ, और इतना अच्छा न्याय व्यवस्था था, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा था। लोग जो उनकी आर्थिक स्थिति थी ये बहुत बढ़िया थी। न्याय व्यवस्था आप देख रहे हैं, घर में लोग ताले नहीं लगा रहे हैं, उसको स्वर्ण युग ना कहिएगा तो क्या कहिएगा बताइए, कि घर में लोग ताले नहीं लगा रहे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया थी। ये फरिहान बहुत बढ़िया से वर्णन करता है, जब आया था तो ये वर्णन करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी, न्याय की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, इतने बड़े बड़े विद्वान उस समय थे, साथ में धार्मिक स्थिति भारत की बहुत बढ़िया थी, सब चीज़ बढ़िया था। अब देख लेते हैं इसके दरबार में नवरत्न कौन कौन थे। कालिदास थे, आपको पता ही है कितने विद्वान थे ये कालिदास। कौन थे ये कालिदास? क्या नाटककार थे, ये नाटक की रचना करते थे। बहुत सारे चीज़ें लेखक के क्षेत्र में, मतलब कोई भी लेख लिखने के क्षेत्र में, लेख का मतलब ये आप निबंध से इसका अर्थ मत लगाइएगा। कोई भी नाटक लिखने के क्षेत्र में या कविता कहानी लिखने के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनको महारत हासिल है, ध्यान रखिएगा। ये मालविकाग्निमित्रम इन्होंने ही लिखा था ना। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? इन्होंने ही लिखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता? शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट। ये कहाँ पर, एक मिनट, ये सब कहाँ पर होंगे आप बताइए तो? ये कहाँ पर रहते होंगे? ये पाटलिपुत्र में न रहते होंगे? अगर पटना, पाटलिपुत्र का मतलब क्या? आधुनिक पटना। तो ये कुल पटना में सभी लोग रहते थे। ये कालिदास रहते थे, आर्यभट्ट रहते थे, ये सब पटना के खगोल वाला जो क्षेत्र है ना, आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना पटना में, हल्का सा एकदम आगे, अरे वो भी पटना वाले क्षेत्र में ही आता है। पटना वाले क्षेत्र में खगोल जहाँ पर था, ये आर्यभट्ट वहीं पर रहते थे।
और एक बात, ये आर्यभट्ट कौन थे? बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, ये बहुत ज़्यादा ज्ञान था। आप देखिए ये दोनों विद्वान एक ही राजा के दरबार में रह रहे हैं, समझ लीजिए। और धन्वंतरी को तो आप जानते ही होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बड़ा इनका योगदान है, आप जानते भी होंगे धन्वंतरी के बारे में, कितना बड़ा इनका योगदान है। समझ लो सब यहाँ पर विद्वान ही हैं। वीरसेन, अमर, ये राजनीतिक शास्त्र है, अमर, वेताल भट्ट, वराह मिहिर, बारूची, शंकु, ये सब समझ लीजिए नवरत्न थे। इतने बड़े बड़े विद्वान जब किसी राजा के राज्य में रहेंगे तो बताइए वो स्वर्णिम युग नहीं होगा तो क्या होगा। इतने बड़े बड़े विद्वान, स्वर्णिम युग इसीलिए कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसी के समय आया था फारिहान, इसको फाहियान भी बोलते हैं। कहाँ पर? भारत में ये आया था, फारिहान भारत में आया था और भारत ये घूमने के लिए आया था। ये कौन था? ये चीनी यात्री था, भारत घूमने के लिए आया था। क्योंकि देखिए अब आगे भी देखेंगे फारिहान का ह्वेनसांग, सिंह, ये सब भारत में आएंगे घूमने के लिए। और मुख्य इनका घूमने आने का उद्देश्य एक ही रहेगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म के जगहों को घूमना, बौद्ध धर्म के कौन कौन, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन जगह है, महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन कौन ग्रंथ है, उन ग्रंथों को इकट्ठा करना, उन जगहों को घूमना। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित बोध गया, या और भी बहुत सारे, बोध गया हो गया, वैशाली हो गया, और ये सारनाथ हो गया, उसके बाद श्रावस्ती हो गया, ये सारे जगहों पर, राजगिरी हो गया, ये सारे जगहों पर घूमना, या लुम्बिनी हो गया, ये सारे जगहों पर घूमना इन लोगों का उद्देश्य होता था कि हाँ इन सारे जगहों पर क्या किया जाए, घूमा जाए। और घूमकर जो जो भी ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित उनको सबको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं वो चाहेंगे ना कि कहाँ कहाँ वो रहे हैं, उनकी जन्मस्थली, जहाँ पर मृत्यु हुई है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए, इस सारे जगहों को घूमा जाए। तो ये भारत में तो बहुत बढ़िया से इसका स्वागत हुआ। चीन से 399 में चला, ध्यान रखिएगा 399 ईस्वी में चला था, 414 ईस्वी में ये वापस लौट गया। कहाँ पर? चीन में। और कैसे लौटा? आया तो इधर से था, ध्यान रखिएगा, कश्मीर वाले क्षेत्र से ही आया था। और ये लौटा कैसे? इधर से, ध्यान रखिएगा, आया इधर से, एंट्री इधर से किया था और लौटा इधर से, श्रीलंका होते हुए, यहाँ से श्रीलंका होते हुए इधर से करके ऐसे ऐसे करके फिर वापस चीन लौट गया। समुद्री रास्ता से गया था ये। आया, भारत में घूमा, भारत के बारे में देखा, और भारत के बारे में क्या क्या कहा कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया, यहाँ पर न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते हैं, इतनी बढ़िया न्याय व्यवस्था है, लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं, लोग सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मतलब बहुत अच्छा से बात बताया था भारत के बारे में। कौन? फारिहान, ध्यान रखिएगा। तो इतना चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग बहुत अच्छा समझ लिए। ये इसके बाद अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग कुमार गुप्त के बारे में, हम लोग अगले शासक इसके बाद कुमार गुप्त जो प्रथम था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।